नमस्कार साथियों, सिंधी भाषा शिक्षण के इस सत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम रमेश एस लाल है। आज के इस सत्र में हम दैनिक व्यवहार में बोलचाल के लिए प्रयोग किए जाने वाली सिंधी भाषा के विषय में चर्चा करेंगे। दोस्तों, भाषा वही अजर अमर और कालजयी होती है जो सबसे अधिक बोली जाती है। बोलचाल के बिना भाषा का अस्तित्व शून्य की ओर बढ़ सकता है। इसीलिए भाषा सीखने के लिए भी बोलना सर्वप्रथम है। बाद में पढ़ना लिखना वो हम सीख सकते हैं। तो स्पीकिंग सबसे पहले है, बाद में रीडिंग एंड राइटिंग सीख सकते हैं। क्योंकि सिंधी संस्कृत परिवार की एक भाषा है, इसीलिए इसे बोलने पर मिठास और माधुर्य का आभास सहज ही होने लगता है। डॉक्टर अर्नेस्ट ट्रंप ने भी अपने व्याकरण ग्रंथ में अपने मत की पुष्टि में सिंधी की संस्कृत कुल संबंधी विशेषताओं का वर्णन किया है। सिंधी भाषा की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि इसने अन्य भाषाओं से अनेक शब्द लेकर स्वयं में समाहित करके शब्दों और बोली की बनावट की सतह पर अपने निजी अनासरों को सहेज करके रखा है। भौगोलिक और ऐतिहासिक कारणों से सिंधी भाषा पर विभिन्न भाषाओं का प्रभाव पड़ा है। उनमें से प्रमुख हैं द्राविड़, मुंडा, यूनानी, तुर्की, फारसी, पुर्तगाली, अंग्रेज़ी, हिंदी और उर्दू आदि। सिंधी में एक कहावत है, 12 कोहें बोली भी, अर्थात हर 12 कोस के बाद बोली बदल जाती है। भौगोलिक इलाकों के आधार पर ही सिंधी की 4 उपभाषाएं हैं। सबसे पहली उपभाषा है सिरेली। उत्तर वाले भाग को सिरा कहते हैं। यह सिंधु नदी के उत्तर में खैरपुर से लेकर उबावड़े तक है। यहाँ के लोग जो सिंधी भाषा बोलते हैं उसे सिरेली कहा जाता है। उसके बाद दूसरी उपभाषा है विचोली। विचोली सिंध के मध्य भाग में बोली जाने वाली सिंधी भाषा को विचोली भाषा कहते हैं। सिंध में अंग्रेज़ों के शासन शुरू होने के बाद दस्तूरी शिक्षा, सरकारी कारोबार, समाचार पत्रों और साहित्य लेखन हेतु विचोली सिंधी भाषा का इस्तेमाल किया जाता था। आज भी यही सिंधी की आला दर्जे की बोली मानी जाती है। तीसरी उपभाषा है लाड़ी। लाड़ी सिंध प्रदेश के दक्षिण में हैदराबाद ज़िले से बदीन तालुके से गुन्नी तालुके तक सारा कराची ज़िला लाड़ कहलाता है और यहाँ की सिंधी बोली लाड़ी कहलाती है। इस बोली में सिंधी साहित्य, काव्य आदि की अधिक रचना हुई है। चौथी उपभाषा है, सिंधी की चौथी उपभाषा थरी है। सिंध प्रदेश के पूर्व में खैरपुर, छाछड़ो, डीपलो, अमरकोट, मिट्ठी आदि क्षेत्र में और हिंदुस्तान की सीमा वाले क्षेत्र को थर कहा जाता है। यहाँ थरी सिंधी बोली जाती है। शाह अब्दुल लतीफ़ ने थरी के अनेक शब्दों का प्रयोग किया है अपने रसाले शाहजो रसालों में, और इसी भाषा में सिंधी लोक साहित्य बहुत लिखा गया है। यहाँ के लोक कलाकार गीत, संगीत, नृत्य थरी बोली में प्रस्तुत करते हैं जो सभी को मंत्रमुग्ध कर देते हैं। सिंधी भाषा, जैसा कि इस भाषा के नाम से ही पता चलता है कि यह मूलतः सिंध देश की, जो पाकिस्तान में है, वहाँ की भाषा है। सैंधव, सैंधवी और सिंधवी इसके पुराने नाम हैं। मोहनजोदड़ो यानी मृतकों का टीला की खुदाई करने से जिस प्राचीन सिंधु घाटी की सभ्यता का पता चलता है, वह सभ्यता ईसा से लगभग 3000 साल पहले की थी। जिस सिंध प्रांत से इस भाषा का नाम सिंधी पड़ा, उस प्रांत का ऐसा नामकरण 2 आधारों पर हुआ है। एक तो बहुत पहले सिंध प्रांत और उसके आसपास के स्थानों पर समुद्र था। भूकंप के कारण समुद्र यानी सिंधु हट गया और वह स्थान सिंधु प्रदेश कहलाया। दूसरे, सिंध प्रांत का नाम सिंधु नदी से पड़ा। सिंधु नदी हिमालय स्थित मानसरोवर से निकल करके लेह लद्दाख से होकर कश्मीर और पंजाब में 1100 मील का फासला तय कर सिंध में प्रवेश करती है। वह सिंध में 600 मील चलकर कराची के केटी बंदरगाह के पास समुद्र में जा मिलती है। सर्वविदित है कि आमतौर से सामान्य भाषा के अंतर्गत भाषा के कई रूप उभर कर आते हैं। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार ये रूप मुख्यतः 4 बातों पर आधारित होते हैं। पहला है इतिहास,
दूसरा भूगोल, तीसरा प्रयोग और चौथा है निर्माता। इनमें से प्रयोग क्षेत्र में जो है वो सबसे विस्तृत है। जब कई व्यक्तियों की बोलियां का पारंपरिक संपर्क होता है तब बोलचाल की भाषा का प्रसार होता है। दूसरे शब्दों में आपस में मिलती जुलती बोली या भाषाओं में व्यवहार से बोलचाल की भाषा को विस्तार मिलता है। इसे सामान्य भाषा के नाम से भी जाना जाता है। पर किसी भी भाषा की भांति सिंधी भाषा में परिवर्तन, जो सिंधी भाषा है वह परिवर्तनशील है, समकालीन है, प्रयोगशील और आधुनिकतम रूप है इसका। वास्तव में यही भाषा का विकास है, प्रगति है। भाषा विज्ञान की दृष्टि से यह प्रवाह अनंत काल से चलता आ रहा है और इसे कोई रोक भी नहीं सकता है। आज की सिंधी भाषा, जिसकी उत्पत्ति पैशाची के ब्राह्मण उपभ्रंश से मानी गई है, उससे वह कोसों दूर आगे बढ़ गई है। आज इसमें कई विभिन्न रूप मिलेंगे जो शायद पैशाची और ब्राह्मण में भी न हो। भारत विभाजन के बाद सिंध प्रांत में रह रहे सिंधी मुस्लिम और भारत और विश्व के अनेक भागों में फैले हुए सिंधी हिंदुओं की सिंधी भाषा अन्य प्रांतीय भाषाओं के संपर्क से अछूती भला कैसे रह सकती है। शिक्षित सिंधी भाषी अक्सर औपचारिक स्तर पर भाषण, कक्षा, अध्ययन, रेडियो वार्ता आदि में जिस उपभाषा का इस्तेमाल करते हैं उसे विचोली कहते हैं। बोलचाल की सिंधी भाषा बड़े पैमाने पर विस्तृत क्षेत्र में प्रयुक्त होती है। भक्तों द्वारा, साधु संतों द्वारा, व्यापारियों के जरिए, तीर्थ स्थानों में, मेला महोत्सव में, रेल के डिब्बों में, सेना द्वारा, शिक्षित में, मजदूर और मालिक के बीच और किसान जमींदार के बीच बोलचाल की भाषा बड़ी तेज़ी से फैलने लगती है। यही प्रेम की, भाईचारे की और इस मिट्टी की और हमारी संस्कृति की भाषा है। चूँकि भारतीय संस्कृति सामासिक संस्कृति के रूप में समूचे विश्व में सम्मिलित होती है, इसमें भाषाई अनेक रूपता का दृष्टिगत होना स्वाभाविक ही है। हमारी संस्कृति की भांति हमारी सिंधी भाषा में अनेकता में एकता को समाहित करके राष्ट्रीय एकता की इसमें पहचान कराती है। राष्ट्रगान में भी हम देखें तो सिंध प्रांत का उल्लेख पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा विशेष गौरव और प्रतिष्ठा हमें प्रदान करता है। बहुभाषी राष्ट्र की विविधता, सांस्कृतिक विशालता एवं भौगोलिक वैभिन्न के कारण सृष्ट बहुविध शब्दों में कई मधुर क्षेत्रीय शब्द हमारी बोलचाल की भाषा में समाये हुए हैं। इससे सहजता, बोधगम्यता के साथ साथ एक अपनापन भी अनायास आ ही जाता है। संसार की प्रत्येक बोलचाल की भाषा आगे चलकर मानक भाषा बन जाती है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता है कि इसमें सहजता और सरलता होती है। मौखिक प्रयोग के कारण कहीं कहीं शुद्धता भले न हो, पर बोधगम्यता और संप्रेषण में यह सबसे आगे है। जो भाषा जितनी संप्रेषण वाली है वह उतनी ही समर्थ होती है। यह सामान्य नियम है कि प्रथम भाषा होती है, फिर उसका व्याकरण होता है। व्याकरण के नियमों से मुक्त देशी भाषा का स्थान प्रथम है और वक्ता और श्रोता के बिना भाषा की कोई परिचित नहीं होती। इसी संप्रेषण के चलते मनुष्य को अपने आसपास से को लेकर सारे संसार से जुड़ता है और अपने अच्छी तरह अभिव्यक्त करने के हेतु अत्यंत प्रभावशाली ढंग से भाषा का वह प्रयोग करता है। सतत परिवर्तनशील होने के कारण सिंधी भाषा में विभिन्नता पाई जाती है। सिंधी भाषा पर क्षेत्रीय प्रभाव को जुटलाया नहीं जा सकता, लेकिन यह भी सत्य है कि भाषा की इन विविधताओं के बावजूद उसका एक मानक रूप भी होता है। फिर भी भाषा बहता नीर कैसे स्थिर रह सकता है? जन जन तक फैलकर सबसे घुल मिल कर उसका एक मौखिक रूप सदा बरकरार रहता है, जो सहज, सरल, बोधगम्य और मधुर भी होता है। सिंधी मुख्यतः सिंध प्रांतीय भाषा है, परंतु कालांतर में इसका भौगोलिक क्षेत्र विस्तृत होता गया। जॉर्ज गियर्सन ने अपनी पुस्तक लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में भी कहा है कि सिंध के पश्चिम में स्थित बलूचिस्तान के पूर्व में कच्छ का रण पार कर कच्छ और काठियावाड़ तक, उत्तर पूर्व में मारवाड़ और जैसलमेर तक, उत्तर में बहावलपुर और मुल्तान तक बोली जाती है
और समझी जाती है। देश का विभाजन के बाद लगभग 13 लाख सिंधी भाषी हिंदुस्तान छोड़कर भारत में आ गए। यहाँ महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, दिल्ली आदि में रहने लगे। पाकिस्तान और भारत के अतिरिक्त कई सिंधी भाषी व्यापारी दुनिया के कोने कोने में, विशेषकर दक्षिण पूर्व एशिया में रहते हैं। पाकिस्तान के सिंध प्रदेश में सिंधी साहित्यिक भाषा के अतिरिक्त राजभाषा के रूप में भी प्रयोग होती है। विभाजन के बाद जो सिंधी भाषी भारत में आए हैं वे सिंध के विभिन्न भागों के थे और सिंध की विभिन्न उपभाषाएं बोलते थे। वे यहाँ भारत के विभिन्न प्रदेशों में रहते हैं। अब धीरे धीरे उनकी उपभाषाओं का स्वरूप बदल गया है। वे महाराष्ट्र में मराठी मिश्रित सिंधी, गुजरात मिश्रित सिंधी, मध्य प्रदेश हिंदी प्रदेश में हिंदी मिश्रित सिंधी बोलते हैं। वे जिन प्रदेशों में अधिकाधिक रहते हैं उन प्रदेशों की सिंधी का एक साहित्यिक भाषा के रूप में प्रयोग होता है। वे जिस प्रदेशों में कम संख्या में रहते हैं वहाँ सिंधी केवल घरों में बोलचाल की भाषा है। दुनिया के जहाँ जहाँ सिंधी व्यापारी बसे हुए हैं वहाँ वहाँ सिंधी भाषा का बोलबाला अधिक है। भारत में सिंधी एक शहरी भाषा है क्योंकि यहाँ लोग सिंधी अधिकतर शहरों में आकर के बसे हैं, जैसे महाराष्ट्र में उल्लासनगर, गुजरात में गांधीधाम, कुबेर में अहमदाबाद, अजमेर में जयपुर, मध्य प्रदेश में इंदौर, भोपाल में, उत्तर प्रदेश वाराणसी और लखनऊ और दिल्ली में लोग रहते हैं। तो इन सिंधी लोगों की अपेक्षाकृत आबादी इन्हीं स्थानों पर है। ऐसे स्थानों पर सिंधी बच्चों के लिए स्कूल और कॉलेज भी खोले जाते हैं। सिंधी भाषा के क्षेत्र में आजकल जो है उत्तरोत्तर गिरावट आती जा रही है क्योंकि लोग जो है अधिकाधिक द्वैभाषी, अंग्रेजी को जोड़ें तो त्रैभाषी होते जा रहे हैं। सिंधी अतिरिक्त वे उस प्रदेश की भाषा भी बोलते हैं जिसमें वे रहते हैं। सिंधी भाषा का ऐतिहासिक पक्ष देखें तो वेदों की रचना के समय सिंधु घाटी में पुरानी भारतीय अर्थव्यवस्था की बोलियां बोली जाती थी। सिंधु घाटी की पुरानी भारतीय अर्थव्यवस्था और अन्य प्रखंडों में बोलियां बदलती और विकसित होती रहीं और उनमें से एक बोली विद्वानों द्वारा संस्कार युक्त की गई जो संस्कृत कहलाई गई है। सिंधी बोली और अन्य बोलियां विकास करती रहीं और उस मंजिल पर पहुंच गई जिसे उन्हें मध्य वर्गीय आर्य भाषा और प्राकृत बोलियां कहा जाता है। तो साथियों, इस सत्र में हमने दैनिक व्यवहार में सिंधी बोलचाल की भाषा की जानकारी प्राप्त की। मैं आशा करता हूं कि आपको यह सत्र रोचक लगा होगा और इसमें दी गई जानकारी से अवगत होकर तुम्हें आनंद प्राप्त हुआ होगा। ऐसे ही रोचक विषयों की चर्चा करने के लिए आपसे पुनः आगामी सत्र में भेंट होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।